Hello, my dear student. Now I am explaining the topic plant breeding according to NCERT. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लांट ब्रीडिंग. जो प्लांट ब्रीडिंग है, ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली yield a limited biomass as a food for human एंड एनिमल्स. ध्यान रखिएगा, प्लांट ब्रीडिंग से बायोमास जो प्रोड्यूस होता है उसमें ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के लिए फूड है. अगर मैं बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस करूंगा तो कुछ एरिया तक प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन ओनली ये लिमिटेड एक्सटेंट. ठीक है. प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती इंक्रीज द यील्ड ऑफ वेरी लार्ज. प्लांट ब्रीडिंग से हम बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड बना सकते हैं फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल्स, फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल्स. इसी के तहत इंडिया में क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, which was responsible for our country to not merely meet the national requirement food production but also help us even to export. ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारे पास प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि हम उसको एक्सपोर्ट तक करने लग गए. हमारे खाने की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, लेकिन एक्सपोर्ट भी करने लग गए. ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डिपेंड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक. और ये प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक पर डेवलप डिपेंड था. इसी बेसिस उसको डेवलप करा गया, जिसमें वीट, राइस और मेज की वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस वाली बनाई गई, जिससे ज्यादा ज्यादा पैदावार प्रोडक्शन हो सके. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. अभी आता व्हाट इज द प्लांट ब्रीडिंग. Plant breeding is a purposeful manipulation of the plant species in order to create a desired plant. अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या, पर्पसफुल मैनिपुलेशन है. यही स्टेटमेंट देगा और इसी वर्ड में चेंज करेगा. दैट आर बेटर सिचुएटेड फॉर कल्टीवेशन, गिव द बेटर यील्ड एंड आर डिजीज रेजिस्टेंस. हमें प्लांट ब्रीडिंग से मेनली डिजीज रेजिस्टेंस बनाने हैं. कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जो है practice thousands of years since the beginning of human civilization. प्लांट ब्रीडिंग के रिकॉर्ड हमको 9000 से 1000 साल पुराने मिले. ये भी इंपॉर्टेंट है. 9000 to 11000 ईयर से पहले से मेरे पास क्या रिकॉर्ड है. मेनी प्रेजेंट डे क्रॉप आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, है ना. अब डोमेस्टिकेशन मतलब क्या हुआ है, इन एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम में बहुत पुराने समय से हमारे जो पूर्वज थे वो क्रॉप को ग्रो करा रहे थे. तो उसी क्रॉप को ग्रो कराते कराते जो अभी क्रॉप मिल रही है हमको डोमेस्टिकेटेड है. वो एक निश्चित एरिया में उनको बहुत अच्छे से खाना पीना दिया गया, तभी वो ग्रो करती हैं. अभी जो क्रॉप हमारे पास है उनको हम डोमेस्टिकेटेड क्रॉप बोलेंगे, क्योंकि अगर उनको प्रॉपर खाना पीना मतलब पानी, खाद नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. और जो वाइल्ड प्लांट होते हैं वो कहीं भी ग्रो कर जाते हैं, है ना. तो हमारे क्रॉप जो है वाइल्ड नहीं है, डोमेस्टिकेटेड है. मतलब उसके लिए स्पेशल उसको रिक्वायरमेंट, केयरिंग चाहिए, तभी ग्रो करेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन. ऑल आवर मेजर फूड क्रॉप आर ड्राइड फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड वैरायटी. सही बात है, आजकल जितनी भी अपनी क्रॉप बनी है वो अपने डोमेस्टिकेटेड वैरायटी से डेवलप हुई है. क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन. पुराने तरीके में हम क्या करते थे, हाइब्रिडाइजेशन करते थे और प्योर वो बनाते थे, प्योर होमोजेगस प्लांट बनाते थे बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस द प्लांट विद डिजायरेबल ट्रेट ऑफ द हायर यील्ड्स. ठीक है, इससे ज्यादा उसमें पैदावार हो सके. लेकिन जैसे जैसे जेनेटिक्स का एडवांसमेंट हुआ है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आई है, टिश्यू कल्चर हुआ है, प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक भी चेंज हो गई है, उसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स आ गए, है ना. अगर हमको कोई बोला कि कोई प्लांट बनाना है तो सबसे पहले हम बनाएंगे वो लिस्ट, जो प्लांट में हमें इंटर करानी, उस करेक्टर की लिस्ट बनाएंगे जो प्लांट में इंटर करानी, जिससे उसकी क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव्ड होगी. इंक्रीज द टॉलरेंस टू एनवायरनमेंट, एक ये करेक्टर हो जाएगा. स्ट्रेस, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर और ड्रॉट. अभी ऑप्शन बन गया. स्ट्रेस क्या होता है, प्लांट स्ट्रेस में क्या क्या इंक्लूड है, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर और ड्रॉट, ऑल द अबव. ये 4 ऑप्शन बन गए. रेजिस्टेंस टू पैथोजन, वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया, इंक्रीज द टॉलरेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट भी अपनी लिस्ट में होगा. तो लिस्ट में क्या होगा, पहला एनवायरमेंट टॉलरेंस हो जाएगा, पहला पॉइंट हो गया ये. दूसरा स्ट्रेस वाला हो जाएगा, तीसरा इंसेक्ट और पेस्ट वाला हो जाएगा. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. प्लांट ब्रीडिंग में ये मेन स्टेप आपको इन्वॉल्व करने, कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी, है ना. अब कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी जो है ये ऑप्शन बनेगा. क्वेश्चन इससे आएगा कि genetic variability is the root of any breeding program. This is the question. तो ऑप्शन क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी,
है ना। प्लांट ब्रीडिंग का कोई भी रूट क्या क्या बोलो, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। जितनी प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी है सब वाइल्ड रिलेटिव से बने हुए हैं। मतलब पहले अपने आप जो जंगल में प्लांट ग्रो कर गए थे गेहूं को, उनको बोला था वाइल्ड रिलेटिव्स। उनको ही मैंने ढंग से घर पे ग्रो कराया, उनकी केयर करी तो बन गए डोमेस्टिकेटेड, है ना। अब इनका हमें कलेक्शन प्रिजर्वेशन करना ऑफ द ऑल डिफरेंट वाइल्ड वैरायटी स्पीसीज एंड रिलेटिव टू द अदर कल्टिवेटेड स्पीसीज, है ना। अब कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के नाम पे हमको करना क्या, कलेक्ट है एलील करने द इंटायर कलेक्शन हैविंग द ऑल डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन गिवन क्रॉप्स यील्ड टू जर्म प्लांट कलेक्शन। मतलब जर्म प्लांट कलेक्शन के नाम पे आपको जितने भी दुनिया भर में वाइल्ड प्लांट हैं जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, उनके सीड, उनकी सेल, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपको कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रखना है, उसको बोला गया है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी या जर्म प्लांट कनेक्शन, है ना। जर्म प्लांट कलेक्शन ये ऑप्शन बनेगा, अंदर की एक थ्योरी क्वेश्चन बनेगी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन। अब जो मैंने जर्म प्लांट कलेक्शन करा उनको मैं आइडेंटिफाई करूंगा किसमें वो कैरेक्टर हैं जो मैं चाह रहा था, फिर उनको मैं आगे यूज करूंगा एज ए पेरेंट। उस सेलेक्ट किए हुए प्लांट्स को मैं उस प्लांट से क्रॉस कराऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराऊंगा, जिसमें मैं चाहता हूं वो कैरेक्टर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्रॉस द हाइब्रिडेशन ऑफ अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट। जो मैंने प्लांट सेलेक्ट करे थे, अब उनमें मैं क्या कराऊंगा, अपने चुने हुए प्लांट से क्रॉस कराऊंगा। जैसे मान लो अपने कोई वीट का प्लांट लिया, अब इस वीट के प्लांट में जो डालने कैरेक्टर, तो जो मैंने वाइल्ड प्लांट सेलेक्ट करे हैं उसमें जो जो कैरेक्टर थे, इन वाइल्ड प्लांट को इससे क्या कराऊंगा, क्रॉस कराऊंगा। अब क्रॉस कराना बहुत टफ काम है, ये इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस since the pollen grain from the desirable plant chooses and male prevent have to be collect and place on the stigma of the flower। इसका pollen grain इस पे डालना पड़ेगा, इसका एमस्कुलेशन करना पड़ेगा। तो बहुत यही क्वेश्चन बनेगा, कौन सा स्टेप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस है। तो आंसर ये आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट। और जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द हाइब्रिड डू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर। ये जरूरी नहीं है कि अगर क्रॉस कराने से सारे कैरेक्टर्स में आ जाए। ये नॉट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आएगा नॉट उड़ा देगा। यूजली ओनली 1 in few hundred to 1,000 ऑफ क्रॉसेस शो द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। केवल कुछ और ओनली 1 in few hundred, 100 से 1000 क्रॉस कराओगे तब एक या दो कैरेक्टर आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोला गया ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और इसीलिए बोला गया ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस है। नेक्स्ट ऑप्शन, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन। अब हाइब्रिडेशन कराने के बाद जो प्लांट बना उसका मैं सिलेक्शन करूंगा कि वास्तव में वो कैरेक्टर्स में आए कि नहीं आए। अब ये बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, ये बन गया क्वेश्चन, विच स्टेप इज द वेरी क्रूशियल स्टेप ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। तो आंसर हो जाएगा सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा उसमें वो करेक्टर आए, अगर प्लांट में करेक्टर आएंगे तो उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज होगा, तो उसके देखने के लिए रिक्वायर है केयरफुल साइंटिफिक एवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेनी, है ना। और इसके लिए हमें बहुत अच्छा प्लांट ब्रीडर चाहिए जो आसानी से मॉर्फोलॉजी देख के पहचान ले कि इसमें वो करेक्टर आए कि नहीं आए। ठीक है, दोनों पेरेंट से ज्यादा सुपीरियर है कि नहीं है। दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर द सेवरल जनरेशन। अगर वो सुपीरियर प्लांट हमको मिल गया तो उसको कई जनरेशन तक क्या कराऊंगा, सेल्फ पॉलिनेशन, जिससे वो क्या हो जाए, होमोजाइगस हो जाए, क्या हो जाए, और कैरेक्टर सेग्रीगेट ना हो पाए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब जो प्लांट मुझे मिल गया उसकी टेस्टिंग करूंगा, जो मैंने सुपीरियर छाटा था उसमें वो कैरेक्टर आए हैं कि नहीं आए हैं। उस कैरेक्टर को चेक करने के लिए मैं उसकी क्या करूंगा, टेस्टिंग कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। The newly selected line are evolved for their yield and other agronomic traits of quality, disease resistance, etc. This evaluation is done growing this in the research field and recording their performance. उनको रिसर्च फील्ड में ग्रो कराएंगे, आइडियल कंडीशन देंगे, इरिगेशन देंगे एंड अदर क्रॉप में, जिससे मालूम पड़ेगा कि इनमें वो कैरेक्टर आए कि नहीं। अगर वहां पे ये सक्सेसफुल हो गए, है ना, फिर इनको इंडिया के एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन में at several location
इन द कंट्री, ये बोला भारत के अलग अलग लोकेशन में 3 सीजन तक, 3 मौसम तक ग्रो करा के देखेंगे। अगर वहां पे सक्सेसफुली ग्रो कर गए 3 सीजन तक, तब इनको मैं भेज दूंगा मार्केट में ना, रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रो क्लाइमेटिक जोन वेयर द क्रॉप इज यूजुअली ग्रो। मतलब जो हमने क्रॉप बनाई है उसको इंडिया के अलग अलग लोकेशन में 3 जनरेशन तक ग्रो कराएंगे। वहां पर अगर ये पास हो गए हैं फिर इनको आगे लोकल क्रॉप कल्टीवेटर को दे दें, यानी मार्केट में बेच देंगे। तो ये स्टेप थे प्लांट ब्रीडिंग के। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कितना जीडीपी है, 33% है। 62% को क्या देता है, वो एम्प्लॉय देता है। क्लियर हो गया। हाँ, अब ये बोला आगे, ओनली लिमिटेड लैंड फॉर फिट फॉर द कल्टीवेशन। इंडिया बहुत कम लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए फिट है। तो हमें पर एरिया कल्टीवेशन यानी यूनिट बढ़ानी पर एरिया इंक्रीज करनी पड़ेगी प्रोडक्शन को, तभी हम फूड प्रॉब्लम को खत्म कर पाएंगे, है ना। हमने वीट और राइस की अलग अलग वैरायटी मिड 1916 में डेवलप करी थी बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 1960 2000 के बीच में वीट 11 मिलियन टन से कितना हो गया, 75 मिलियन। पूछ सकते हैं, है ना, 1960 से 2000 के बीच में, जबकि राइस का प्रोडक्शन 35 से 89 पॉइंट मिलियन। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ सेमी डॉफ वैरायटी ऑफ वीट एंड राइस, इसके लिए मैंने वीट और राइस की क्या बनाई थी, सेमी डॉफ वैरायटी। नोबल है ना, नॉर्मन ई ब्लॉक को मिला था नोबेल प्राइज फॉर द पीस, नॉट फॉर द एग्रीकल्चर। पीस के लिए मिला था। इन्होंने वीट और राइस की इंप्रूवमेंट वैरायटी मेक्सिको में डेवलप करी थी, और सेमी डॉफ वैरायटी वीट ने ही ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलप करा था। इन 1963 several varieties such as Sonalika and Kalyan Sona, which were high yielding and disease resistant, were introduced all over the wheat growing belt of the India। इंडिया में इनको सोनालिका कल्याण सोना को ग्रो कराया गया था और उससे ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलप करा गया था। सेमी डॉफ वैरायटी ऑफ राइस ड्राइव फ्रॉम द IR8। IR8 मतलब इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ये फिलीपींस मनीला में, कहां पर है ये, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है रिसर्च। इंडिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। ताइचुंग नेटिव राइस का जीन है जो राइस के प्लांट में डाला गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, वीट में नॉर्मिन 10 जीन डाला गया। वीट में नॉर्मिन 10 जीन डाला गया था। नॉर्मिन 10 जीन था जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट था। ये भी इंपॉर्टेंट है। जया और रत्ना राइस की वैरायटी है। सेमी डॉर्फ है, क्या है ये, सेमी डॉर्फ है। कब आई, 1966 में। वीट कब आया था, 1963 में। ध्यान रखिएगा, वीट 1963 में और जया रत्ना 1966 में आई। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों सेमी डॉफ वैरायटी थी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। शुगर केन, सैक्रम बारबेरी जो है ये नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है। सैक्रम ऑप्सिनेरम जो है ये साउथ इंडिया की वैरायटी है। ऑप्सिनेरम अच्छा गन्ना था, अच्छी क्वालिटी का गन्ना था, थिकर था स्टेम एंड हायर शुगर कंटेंट, बट डिड नॉट ग्रो इन वेल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर रहा था सैक्रम ऑप्सिनेरम। तो क्या करा गया, सैक्रम ऑप्सिनेरम को इससे क्रॉस करा दिया, किससे, बारबेरी से। तो जो नई स्पीसीज बनी उसको सैक्रम ऑप्सिनेरम बोला गया और वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो करने लगी। दिस टू स्पीसीज वेर सक्सेसफुली क्रॉस to get sugar cane variety combine the desirable quality of the high yield thick stem high sugar ability to grow in the sugarcane area of the north India। ध्यान रखना, बारबेरी नॉर्थ इंडिया का था और ऑप्सिनेरम साउथ इंडिया का था। ये ग्रो नहीं कर रहा था तो इससे क्रॉस करा के एक नई वैरायटी बनाई जो वहां पे ग्रो कर रही थी। मिलेट्स के एग्जांपल में आएगा मेज, ज्वार और बाजरा, बस इसके एग्जांपल याद रखना है आपको। नेक्स्ट पेज पे आइए। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ये बोल रहा है प्लांट ब्रीडिंग हमको किसके लिए करनी है, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए करनी है। क्यों, क्योंकि फंगल और बैक्टीरियल वायरल पैथोजन बहुत ज्यादा क्रॉप को नुकसान करते हैं, स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। क्रॉप लॉस होता है इससे कम से कम 20 से 30% समटाइम्स टोटल। इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज एनहांस फूड प्रोडक्शन, इसके लिए हमको ऐसी वैरायटी बनानी पड़ेगी जो डिजीज रेजिस्टेंस होगी, जिससे हम फंजीसाइड और बैक्टीरियोसाइड पर डिपेंड नहीं रहेंगे
और हमारे खर्चे कम हो जाएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन। हमें जो होस्ट प्लांट है, हमें जो होस्ट प्लांट है उसको डिजीज रेजिस्टेंस करना पड़ेगा बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट के जीनोटाइप में चेंज करना पड़ेगा। बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो ब्रीडिंग, उस होस्ट प्लांट को रेजिस्टेंस बनाने से, प्रतिरोधी बनाने से पहले हमको देखना पड़ेगा जो क्यूजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मान लो मैन मेड है, यानी कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट से छूने पर होता है, तो वहां पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है डिजीज रेजिस्टेंस बनाने की। लेकिन अगर एयर के थ्रू फैल रहा है, अगर एयर के थ्रू फैल रहा है तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें डिजीज रेजिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा। सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई याद रखना इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है ना, रेड रेड ऑफ शुगर केन, ये पक्सीनिया से होती है, ये कॉलीट्राइकम फंगस से होती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोपेथोरा से होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया से क्या होती है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये बोला मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अब बोला ब्रीडिंग के मेथड दो तरीके, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी के लिए जो मैं ब्रीडिंग प्रोग्राम करता हूं उसके दो तरीके। एक तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है ना, जो अपन करते हैं कि प्लांट को चूज करेंगे, फिर अच्छे कैरेक्टर वाले प्लांट में क्रॉस कराएंगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा है म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये फास्ट है, इसमें मैं कोई एक्सरे गामा रे दे दूंगा तो वो तुरंत ही नया डेवलप जीन कर देगा, ठीक है। अब इससे इन्होंने अलग अलग बनाई। कन्वेंशनल ब्रीडिंग का एक नुकसान है कि रेजिस्टेंस जो बनता है हाइब्रिडाइजेशन से, इसमें एक तो टाइम बहुत लगता है। क्या लगता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पहली बात टाइम कंज्यूमिंग है, कन्वेंशनल वाला टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा इसमें पुराने जीन आते हैं, पुराने जीन मतलब वापस न्यू रिकॉम्बिनेशन बनता है, यानी पेरेंट के पास अगर डिजीज रेजिस्टेंस हुआ, पेरेंट के पास अगर डिजीज रेजिस्टेंस हुआ तभी जीन आएगा, नहीं तो नया जीन डेवलप नहीं होता है। पेरेंटल ट्रेट ही इसमें वापस आते हैं, है ना। सारे स्टेप वही होंगे लेकिन इसमें पेरेंटल ट्रेट वापस आएंगे। जबकि म्यूटेशन में नया जीन आएगा, तो म्यूटेशन से डिजीज रेजिस्टेंस बनने के चांसेस है, ये भी आगे दिया होगा, है ना। ये जैसे कि मेथड रेजिस्टेंस ब्रीडिंग प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब ये इन्होंने चार्ट दिया, इसको आपको याद करना पड़ेगा। गेहूं की वैरायटी को बोलते हैं हिमगिरी, है ना, तो पूछ लेगा गेहूं ठंडी जगह पे होता है, इसे याद रखना हिमगिरी। ब्रिस्का गोल्डन कलर का हो गया, इसका नाम हो गया ब्रिस्का सोइनम, है ना। कॉलीफ्लावर स्नो बॉल ऐसा दिखता है, क्या दिखता है हमको, स्नो बॉल, तो पूसा स्नो बॉल हो गया, पूसा स्नो बॉल हो गया। काउ पी कोमल होती, काउ चिली सदाबहार होती, ऐसे याद रखिएगा। चिली सदाबहार, काउ कोमल, कॉलीफ्लावर स्नो बॉल, ब्रिस्का सोइनम हो गई। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, अब यहां दिया हुआ कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफ्टन कंस्टेड बाय द availability of number of disease resistant genes that are present in identified in various crop variety of the wild। अगर वाइल्ड रिलेटिव में जीन नहीं हुए तो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं बन पाएगा। ये मैंने पहले आपको बताया था, म्यूटेशन से हमेशा नया जीन आएगा, म्यूटेशन से हमेशा नया जीन आएगा, है ना। इससे हम नया जीन डेवलप कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ द न्यू कैरेक्टर ट्रेट नॉट फाउंड इन ए पेरेंटल टाइप ट्रेट। जबकि कन्वेंशनल से क्या होगा, पेरेंटल ट्रेट ही आएगा, नए कॉम्बिनेशन से आएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे म्यूटेशन से येलो मोजेक वैरायटी बनाई गई है, पाउडी मिल्ड्यू वैरायटी बनाई गई इंड्यूस्ड बाय द म्यूटेशन। तो याद रखना मूंग की वैरायटी बनाएगी, एम फॉर मूंग, एम फॉर म्यूटेशन, किसकी, येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू, ये दो वैरायटी म्यूटेशन के थ्रू बनाई गई हैं। इनमें गामा रेडिएशन करा गया है जिससे इसमें नए जीन बने हैं, और ये इन दो डिजीज के लिए, येलो मोजेक के लिए और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए डिजीज रेजिस्टेंस हुई है। जबकि वाइल्ड वैरायटी ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीसीज, इसमें दिया हुआ है प्रभानी क्रांति, ये भिंडी की वैरायटी, किसकी वैरायटी है, भिंडी की, ये बनाई गई है कन्वेंशनल मेथड से, यानी प्लांट ब्रीडिंग वाली टेक्निक से। इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंस जीन इनटू द हाई यील्डिंग कल्टीवेटेबल वैरायटी, ये भी येलो मोजेक के लिए है, यानी दो वैरायटी बनाई गई है। भिंडी भी जो है येलो मोजेक के लिए रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधी है, और उस प्रतिरोधी भिंडी का नाम है प्रभावनी क्रांति। और मूंग की वैरायटी भी येलो मोजेक और
पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधी है, बट ये बनाई गई म्यूटेशन से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। अभी तक मैंने वायरस उसके लिए डिजीज रेजिस्टेंस करा था, अब इंसेक्ट के लिए करा गया था। तो बोल रहे हैं कि क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेक्शन। इन्फेस्टेशन मतलब एक टाइप का इन्फेक्शन होता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन द होस्ट क्रॉप प्लांट में ड्यू टू द मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हेयरी लीफ इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएट विद द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, अब जैसे जैसिड इन कॉटन, कॉटन के प्लांट में मैंने लीफ डेवलप कर दी, तो जैसिड इंसेक्ट उस पर असर नहीं कर पाएगा, है ना। सीरियल लीफ बेटल किसमें, वीट में, है ना। वीट और कॉटन, इन्हें बोला वीट और कॉटन की प्लांट में मैंने हेयरी लीफ बना दी। क्या बना दी है, हेयरी लीफ बना दी है। कॉटन में जैसिड इंसेक्ट नहीं आ पाएगा, है ना, और इसमें लीफ बीटल यानी इसमें बीटल नहीं आ पाएगा, इसमें बीटल से रेजिस्टेंस होगा, इसमें जैसिड से रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही सॉलिड स्टेम कर दिया वीट का, तो सॉफ्ट लाइस में इंटर नहीं कर पाएगी। दूसरा पॉइंट हो गया, स्मूथ लीफ कर दोगे, नेक्टरलेस कर दो, कॉटन वॉल्वम डू नॉट इट द, हाँ कॉटन की लीफ को मैंने क्या कर दिया, स्मूथ कर दिया, है ना, नेक्टरलेस कर दिया, तो ये बॉल वम नहीं कर पाएगा अटैक। एस्पार्टिक एसिड बढ़ा दिया, नाइट्रोजन कम कर दिया, शुगर कंटेंट कम कर दिया, तो मेज में स्टेम ब्रोअर नहीं आ पाएगा, मेज में स्टेम ब्रोअर नहीं आ पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है तीनों एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें से केवल आपको ओखरा वाला एग्जाम्पल याद रखना है, पूसा सोमनी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड। ये बोला 840 मिलियन लोग जो है वर्ल्ड में डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड मीट देयर डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। बोला 840 मिलियन लोगों को खाना मिलता तो है, लेकिन उनको पूरी तरह भरपेट खाना नहीं मिलता, मतलब उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि 3 बिलियन लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन यानी हिडन हंगर के सिम्टम है। यानी 3 बिलियन लोग खाना तो खा रहे हैं, लेकिन वो खाना कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि उनमें प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन की कमी है। किसमें, 3 बिलियन लोगों में। तो उसको हम बोलते हैं हिडन हंगर, हिडन हंगर, है ना। कैन नॉट अफोर्ड द बाय द फ्रूट, वेजिटेबल्स, लेग्यूम, क्योंकि ये प्रोटीन वाले फूड नहीं खा सकते। ठीक है, ऐसी डाइट लैकिंग द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली आयरन, विटामिन ए, आयोडीन एंड जिंक, अगर ये कम है तो डिजीज के चांसेस बढ़ेंगे, लाइफ स्पान कम हो जाएगा, रिड्यूस द मेंटल एबिलिटी। क्वेश्चन बन गया कि मेंटल एबिलिटी, लाइफ स्पान और डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं इफ क्या कम हो गया, आयरन, विटामिन ए और आयोडीन एंड जिंक, ये अगर कम हो जाएगा, इसलिए मेंटल एबिलिटी भी रिड्यूस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर, ऐसी क्रॉप बनानी है जिसमें ज्यादा विटामिन हो, ज्यादा प्रोटीन हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ाना, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ाना, विटामिन कंटेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट। ध्यान रखना इन दो में कंटेंट है, इन दो में क्या है, कंटेंट है, इन दो में कंटेंट है, इनमें क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी है, और इसमें सिर्फ क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ क्या है, क्वांटिटी है। ध्यान रखना विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की सिर्फ क्वांटिटी होती है, क्वालिटी नहीं होती है। अब बोला 2000 में मेज की हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई जिसमें अमीनो एसिड का अमाउंट दुगना था। किस अमीनो एसिड का, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का। क्वेश्चन बन गए यहाँ पर भी। ऐसे ही बोल रहे इन्होंने एटलस 66 वैरायटी बनाई गेहूं की, ये भी इंपॉर्टेंट, जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा था, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा था, ये पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। आयरन फोर्टिफाइड राइस बनाया गया जो 5 टाइम्स ज्यादा आयरन था नॉर्मल राइस से, तो 3 इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। एटलस 66 क्या है, प्रोटीन रिच है। इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने नई वेजिटेबल्स डेवलप करी है जो विटामिन और मिनरल्स में रिच है, जैसे कि, है ना, विटामिन इनरिचमेंट कैरेट, स्पेनिश और पंपकिन, है ना, गा फॉर गाजर, पा फॉर पालक, का फॉर कद्दू।
गपक में ज्यादा क्या है, विटामिन ए, ऐसे याद करना है। गपक में ज्यादा क्या है, विटामिन ए। विटामिन सी ज्यादा किस में मिलेगा, बिटर गॉड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, आयरन एंड कैल्शियम में ज्यादा मिलेगा, है ना। कैल्शियम, हाँ इसमें ज्यादा मिलेगा, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम ज्यादा मिलेगा स्पेनिच, बथुआ और प्रोटीन, है ना। स्पेनिच और बथुआ में ज्यादा क्या मिलेगा, आयरन और कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम। अब प्रोटीन तो मिलेगी हमको लेग्यूम्स में। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये होता है प्रोटीन रिच होना, प्रोटीन रिच होना, चाहे वो यूनिसेल हो चाहे मल्टी सेल। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं प्रोटीन बहुत महंगा पड़ता है, 3 से 10 केजी जब दाने खिलाते हैं तो 1 केजी मीट बनता है चिकन में, तो बहुत महंगा पड़ता है। मोर देन 25% ह्यूमन पीपल इज सफरिंग फ्रॉम द हिडन हंगर, है ना। कितने परसेंट, 25% में। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज द सिंगल सेल प्रोटीन। माइक्रोब बेस्ट है, स्पायरुलाइना आसानी से ग्रो कर जाएगा, वेस्ट वाटर पोटैटो चिप्स वाले प्लांट में, एनिमल मैन्योर सीवेज ग्रो कर जाएगा, और ये प्रोटीन में बहुत रिच है, इसमें 70% तक प्रोटीन होता है। इट इज द चीप एंड गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन, और ये पोल्यूशन को भी कम करेगा, पोल्यूशन को भी कम करेगा। ऐसे मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो 25 टन तक प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो ये प्रोटीन का ये भी रिच सोर्स है, क्लोरेला से ज्यादा प्रोटीन इसमें होती है। इसी तरह मशरूम भी प्रोटीन का रिच सोर्स है। अब मशरूम कंफ्यूज करता है, मल्टी सेल है बट इंक्लूड इन ए सिंगल सेल। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में एक टिश्यू को लेके कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, उस टेक्निक को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। जिस सेल को हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। जिस सेल को हम लेते हैं फॉर द टिश्यू कल्चर और उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं ट्रायल कंडीशन में, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया में, तो सेल को हम बोलते हैं एक्सप्लांट, ठीक है। और दिस कैपेसिटी जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, एक्सप्लांट इज कॉल्ड द टोटीपोटेंसी। क्लियर हो गया। अब इससे हम क्या करते हैं, अलग अलग जो कल्चर मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड ए कार्बन सोर्स, कार्बन होना चाहिए, सुक्रोज होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होना चाहिए, विटामिन अमीनो एसिड होना चाहिए। किसमें, कल्चर मीडियम में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का भी होना जरूरी है। कल्चर मीडियम से बहुत कम समय में बड़े बड़े प्लांट बना सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, अधिक संख्या में प्लांट बना सकते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, मतलब एक्स प्लांट से नया प्लांट बनने को हम बोलेंगे माइक्रो प्रोपगेशन। इससे जो प्लांट बनते हैं उनमें वेरिएशन आएगा, तो उनको हम बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्योंकि हम सोमेटिक सेल लेते हैं, मेनी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल हैव बीन प्रोड्यूस कॉमर्शियल यूज ऑफ यूजिंग दिस मेथड। पूछ सकते हैं कौन सी टिश्यू कल्चर से डेवलप होगा, तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, BAT, बी फॉर बनाना, A फॉर एप्पल, T फॉर टोमेटो। इसी तरह मेरी स्टेम कल्चर करके मैं वायरस फ्री प्लांट भी बना सकता हूं टिश्यू कल्चर के थ्रू, ये भी लिखा हुआ है। मेरी स्टेम कल्चर करके एपाइकल, एक्सिलरी बड, जितनी भी टिप होती है प्लांट की, चाहे वो मेन टिप हो चाहे लेटरल टिप, सबको मेरिस्टेम बोलेंगे। इवन इफ द प्लांट इन्फेक्टेड विद द वायरस, वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट में भी हम वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। किसके थ्रू, मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू। इसमें एग्जांपल आया गया बनाना, शुगर केन और पोटैटो, BSP, ठीक है। साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड, नया आ गया ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हम इसमें क्या करेंगे, सेल फ्रॉम द प्लांट सेल आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल। एक प्लांट की सेल की ली, उसकी सेल वॉल डाइजेस्ट कर दी, है ना। उसमें सिर्फ क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट बचा हुआ है ना। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फॉर्म 2 डिफरेंट वैरायटी, यानी आलू और टमाटर, ईच हैविंग द डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज गेट हाइब्रिड द प्रोटोप्लास्ट। तो मैं 2 अलग अलग प्लांट सेल लूंगा, उनकी सेल वॉल हटाऊंगा, फिर उनको पॉली इथाइल ग्लाइकोल के हेल्प से, PEG के हेल्प से फ्यूज करा दूंगा, और जो नया प्लांट बनेगा उसको बोलूंगा सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक क्यों बोला, क्योंकि सोमेटिक सेल ली है, हाइब्रिड इसलिए बोला कि 2 अलग वैरायटी ली है। प्रोटोप्लाज्म ऑफ टोमेटो इज फ्यूज विद द पोटैटो, उससे क्या बना, पोमैटो, क्या बनता है उससे, पोमैटो। तो ऐसे न्यू हाइब्रिड प्लांट में टोमेटो पोटैटो दोनों के कैरेक्टर होते हैं।
है ना। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं पोमैटोज, इन द फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो। इट इज द एग्जांपल ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड। तो ये अपना टॉपिक पूरा हुआ है ना। प्लांट ब्रीडिंग को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। अपना फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके।